अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ आज मेहमान जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी और सहाफ़ी प्रोग्राम के ख़ास मेहमान जनाब जावेद हाशमी, साबिक़ MNA, साबिक़ वज़ीर और एक माया नाज सियासतदान जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं और अपने दिल की बात कहने की भरपूर जुर्रत भी रखते हैं। जावेद हाशमी साहब और माजिद निज़ामी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों में तेज़ी आ रही है, बल्कि दिन ब दिन तेज़ी आती जा रही है और ख़ास तौर पे नून लीग की तरफ से भी पंजाब में जहां अपनी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है जलसे जुलूसों के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने जलसे जुलूस का आगाज़ कर दिया है। हाशमी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, मगर मैं ज़रा मुख्तसरन अगर आपकी इजाज़त हो तो माजिद निज़ामी साहब से तख्त लाहौर में जो दंगल हो रहा है उसका मुख्तसरन कुछ हाल अहवाल पूछ लूँ, उसके बाद हम आपकी राय भी ज़रूर लेना चाहेंगे। माजिद निज़ामी साहब, क्या कहेंगे लाहौर में जो दंगल होने जा रहा है, इसमें बड़े बड़े नाम हैं, अब्दुल अलीम खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज़, हमज़ा शहबाज, ओन चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और सलमान अकरम राजा। कुल मिला के 266 उम्मीदवार हैं और लाहौर की कौमी असम्बली की जो 14 नशस्तें हैं उनके ऊपर ये एक दूसरे से बरसरे पैकार हैं। क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? ये ख़ास तौर पे नून लीग के जो क़यादत है इसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं लाहौर में और किस किस्म का रिस्पांस आपके नज़दीक इनको मिल रहा है अभी तक? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि लाहौर की इंतखाबी जंग के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जो मुस्लिम लीग नून के अंदर टिकटों पर एक जंग हुई जिसमें मरियम नवाज शरीफ ने फतह हासिल की। पहले उसका कुछ अहवाल, उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के माबैन जो मामला है उस पर बात करते हैं। ये लाहौर में 20 साल में पहली मरतबा ऐसे हो रहा है कि हमज़ा शहबाज शरीफ ग्रुप मुकम्मल तौर पर टिकटों की तकसीम से निकल चुका है और मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर की टिकटें और लाहौर की जो तंजीम है उस पर अपना टेक ओवर मुकम्मल कर लिया है। पहले मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर के सदर जो सैफुल मलूक खोखर हैं उन्हें अपॉइंट किया, जो कि हमज़ा शहबाज से ज़्यादा मरियम नवाज के करीब समझे जाते हैं। दूसरे नंबर पर पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों में हमज़ा शहबाज शरीफ की तमाम सिफारशात को नज़रअंदाज किया गया और मरियम नवाज शरीफ ग्रुप की ख़वातीन को वहाँ पर लाया गया। अब तीसरे मरहले में हमज़ा शहबाज शरीफ ग्रुप के जितने बड़े नाम थे उन्हें लाहौर से टिकट नहीं दिया गया और मरियम नवाज शरीफ ने अपने ग्रुप में, जिसमें ज़्यादातर खोखर बरादरान हैं, ऐसे 7 टिकट खोखर बरादरी को दिए जो मरियम नवाज के करीब समझे जाते हैं। इसलिए लाहौर में जो कज़न्स की एक अंदरूनी चपकलिश थी उसमें हमज़ा शहबाज शरीफ इस टाइम मुकम्मल तौर पर आउट हो चुके हैं और मरियम नवाज़ ने टेक ओवर कर लिया है। लाहौर के अंदर तंज़िया तौर पे ये बातें भी की गई कि हमज़ा शहबाज शरीफ को भी इस मामले में शुक्र अदा करना चाहिए कि कम से कम उन्हें भी टिकट मिल गया, वरना जिस रफ्तार से टेक ओवर हुआ है हो सकता है उन्हें भी टिकट ना मिलता। अच्छा माजिद निज़ामी साहब, इसमें सवाल ये पैदा होता है कि ये मरियम नवाज़ का और हमज़ा शहबाज का वैसे सियासी तौर पे मुवाजना करना ही क्यों पड़ता है हमें? और क्या मरियम नवाज़ जो हैं वो एक बड़ी क्राउड पुलर नहीं है और उनके मुकाबले में हमज़ा शहबाज का कैसे मुवाजना किया जा सकता है सियासी तौर पे मरियम के साथ? जी ये बिल्कुल इस तरह से दोनों मुख्तलिफ हैं और इनका मुवाजना इसलिए बनता है कि मरियम नवाज के हवाले से ये कहा जा रहा था कि उनके पास इंतखाबी हलकों की प्लानिंग और तंजीमी तौर पर जो सेटअप है उसकी सलाहियत नहीं है, जबकि हमज़ा शहबाज ने तरक्याती फंड्स हों, टिकट्स का फैसला हो, नून लीग की तंजीम साजी हो, उस सब के अंदर पिछले 20 साल में भरपूर हिस्सा लिया है और इसलिए लाहौर और पंजाब के अंदर पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमज़ा शहबाज की तरफ मुतवज्जो होते थे, लेकिन अभी 2-3 साल में जो सूरत हाल बदली है तो अब वो सारा फोकस शिफ्ट होकर मरियम नवाज शरीफ की तरफ जा रहा है। इसलिए दोनों कज़न्स जो हैं उनकी सर्द जंग का फाइनल फैसला इन टिकट्स में हो चुका है। मेरे ख्याल में अब ये सर्द जंग जो है पस मंज़र में चली जाएगी। जावेद हाशमी साहब, आप कैसे देख रहे हैं? नून लीग अभी भी, अगर मैं कहूँ तकनीकी एतबार से, सियासी एतबार से आपकी
जमात है, तो आप जो हैं लाहौर, जो एक तख्त लाहौर जिसको कहा जाता है, उसमें आप क्या होता देख रहे हैं इन इलेक्शन में? 8 फरवरी के इलेक्शन में आप समझते हैं कि जो पीटीआई के हवाले से बातें की जा रही हैं कि उसका पोलिंग डे के ऊपर कुछ ताकत का वो मुजाहरा करेगी, क्या लग रहा है आपको 8 फरवरी को क्या हो सकता है आपकी जमात नून लीग के साथ? देखिए, मुझे मुस्लिम लीग नून की तर्जमानी का हक तो नहीं है, फिर मुझे निज़ामी साहब की तरफ तजिया निकाल पर समझ लें। देखिए, मैं लाहौर को जानता हूँ और वहाँ से 70 से लेकर आज तक तमाम वहाँ के जो नशेब व फराज हैं उससे मैं आगाह हूँ, आगाही है हासिल मुझे। ये वैसे तो लाहौर जो है वो नून लीग का बिल्कुल कैपिटल है लाहौर, लेकिन बहुत सारी तब्दीलियाँ आ चुकी हुई हैं। जो मुस्लिम लीग ने वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से लोगों को एंगेज रखा है बड़े अरसे तक, और ख़ास तौर पे अभी जैसे ये फरमा रहे थे, अब चूँकि ये एक फितरी बात है कि इस तरह की पार्टियाँ जो जहाँ पे ख़ानदानों का असर ज़्यादा हो जाता है, और वो भी शायद इसलिए हो रहा हो कि वो ख़ानदान कुर्बानी भी ज़्यादा दे रहा है, तो इसलिए उनका असर ज़्यादा होता जाता है। तो फिर वो आपस में हर आदमी समझता है कि मेरी कुर्बानियाँ मेरे कज़न से ज़्यादा हैं, और वो समझते हैं कि नहीं, मैं आप जैसे अभी कह रहे थे कि वो ज़्यादा उनकी नाम जो है मरियम नवाज जो हैं वो क्राउड पुलर हैं, वो ऑब्वियसली क्राउड पुलर भी हैं, तो ये तो उनके अंदर की जंग है। लेकिन अमली तौर पर इस तरह की पार्टियां फिर एक लिहाज से वो नीचे की तरफ चली जाती हैं। अच्छा, असल मुकाबला किसका है नून लीग का? हाशमी साहब, आपके नज़दीक लाहौर में नून लीग का असल मुकाबला किसके साथ है? अपने साथ है। अच्छा, मुस्लिम लीग का मुकाबला क्या उनके मुकाबले में जगह पे अपने साथ जो यास्मीन राशिद हैं, सलमान अकरम राजा हैं पीटीआई के, क्या वो उनके साथ मुकाबला नहीं है नून लीग का? देखिए जी, वो बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ के किले को ये सही है कि पीटीआई ने उसको वो बराबर सतह पे आके खड़े हो गए हैं। अब जो आने वाले, आपने 2-3 नाम लिए, यास्मीन राशिद साहबा, वो उनके फादर इन लॉ, तो मेरा उनसे भी इलेक्शन हुआ था, मलिक गुलाम नबी साहब से। तो भी वो ये अफराद की, इनकी तो कोई वो नहीं है जो उनकी कुर्बानियाँ हैं अपनी पार्टी के लिए, यास्मीन राशिद साहबा की। तो लेकिन मैं लाहौर के ऊपर मुझे शायद मैं इनकरेज कर रहा हूँगा अपनी सलाहियतों से भी और अपनी मालूमात से भी, वो कौन आगे जाता है कौन पीछे जाता है, मेरी बात जो है वो एक ला हासिल बात होगी। माजिद निज़ामी साहब, आपके ख्याल में लाहौर में बहुत कुछ बदल नहीं गया सियासी एतबार से, और नौजवान वोटरों की भी एक बड़ी तादाद है, 36 से 45 साल की उम्र की जो वोटर हैं वो 15,27,000 के करीब हैं, तो और 46 से 55 साल के जो हैं वो 10 लाख हैं, और नौजवान वोटर 18 से 25 के जो वो 11,53,000 से ज़्यादा वोटर हैं। तो लाहौर बदल नहीं गया 2013 के बाद से, जब नून लीग ने हुकूमत बनाई थी? जी, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो नौजवान वोटर्स हैं, इन्हें एक खुफिया ख़तरा करार दिया जा रहा है। इसी वजह से लाहौर के अंदर जो कैंपेन चल रही है
वो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे ज़्यादा नहीं है, वो डिजिटली और सोशल मीडिया पर ज़्यादा है। लोगों के पास अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के हवाले से तहरीक इंसाफ इस बात पे वर्किंग कर रही है कि वो उस हलके के जितने फ़ोन नंबर्स हैं, उस हलके के जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन तक वो रसाई हासिल करें। लाहौर के ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर भी उन्होंने इस तरीक़ेकार को अपनाते हुए कुछ ना कुछ कारकर्दगी दिखाई थी, जिसके अंदर उन्हें कामयाबी हासिल हुई। सो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अब मुस्लिम लीग नून के लिए लाहौर को फतह करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। अभी बल्ले का निशान वापस लेने से यकीनन तहरीक इंसाफ को एक धचका पहुंचा है। अब देखना यह है कि ये जो 20 से 25 दिन की इलेक्शन कैंपेन है, इसके अंदर तहरीक इंसाफ कैसे परफॉर्म करती है, क्योंकि प्रैक्टिकली ग्राउंड में लाहौर में तो तहरीक इंसाफ की एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, लेकिन चूंकि लाहौर की आबादी का सोशल मीडिया का यूजेज और फ़ोन का यूजेज बहुत ज़्यादा है, सो इसलिए उस तरीके को इस्तेमाल करते हुए वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। सो ये मेरा ख्याल है तारीख़ में पहली मरतबा हो रहा है कि एक पार्टी ग्राउंड पे कैंपेन करेगी और दूसरी पार्टी डिजिटली कैंपेन करेगी, क्योंकि उन्हें फिज़िकली ग्राउंड पे कैंपेन करने की इजाज़त नहीं है। अच्छा माजिद निज़ामी साहब, ये जो बल्ले का निशान लिया गया है तहरीक इंसाफ से, इसका एक नुकसान तो ये हो सकता है कि शायद लोग कन्फ्यूजन में उनको वोट जो डालना चाह रहे हैं वो उनको वोट भी ना मिले, और फिर शायद तहरीक इंसाफ के एक से ज़्यादा दावेदार आ जाएंगे उम्मीदवार, तो वोट तकसीम भी हो। मगर जो सबसे बड़ा नुकसान आप ये नहीं समझते कि जो नताइज होंगे वो नताइज अगर जैसे भी हुए तो ये एक वजह बताई जाएगी कि क्योंकि बल्ले का निशान नहीं था तो इसलिए पीटीआई पिट गई। तो ये नताइज जैसे भी हासिल किए जाएं या जिस तरह के भी होंगे तो उनका जवाब तो बन जाएगा ना बल्ले का निशान ना होने की वजह से। ये बिल्कुल आपके इस सवाल के जो दो निकात हैं, पहला नुक्ता बिल्कुल दुरुस्त है। लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी के हलके में बाकायदा इस तरह का एक मामला सामने आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के दो उम्मीदवार वहाँ से कैंपेन कर रहे हैं। एक ज़हीर अब्बास खोखर हैं जिन्हें पहले टिकट मिला, वो साबिक MNA हैं, साबिक MPA हैं, वो अपना इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। दूसरी तरफ शब्बीर गुज्जर आ चुके हैं जो कि उस हलके से साबिक MPA हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि जी उन्हें रिप्लेस करके टिकट दिया गया, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अब चूंकि बल्ला नहीं है, सो इसलिए एक से ज़ायद लोग किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये क्लेम कर सकते हैं। और दूसरी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जब वोटर पोलिंग स्टेशन पे जाएगा तो पहले उसने दोनों बैलेट पेपर्स के ऊपर एक ही निशान के ऊपर मोहर लगानी थी, लेकिन अब जब तहरीक इंसाफ का वोटर वहाँ पे जाएगा तो उसे दो बैलेट पेपर्स पर दो मुख्तलिफ निशानात के ऊपर स्टैंप करनी होगी, तब तहरीक इंसाफ कामयाबी की तरफ जा सकती है। सो ये वाला जो एक मरहला है ये डेफिनेटली तहरीक इंसाफ के लिए खासा मुश्किल होगा। बहरहाल मैं तीसरे मरहले की भी बात कर रहा था कि नताइज जैसे भी आए तो उनकी कोई जवाब तो बन जाएगा ना कि क्योंकि बल्ले का निशान नहीं था तो इसलिए ये नताइज आए और इसलिए शायद कोई जीत गया कोई हार गया, तो वो जवाब भी एक बन सकेगा अगर नताइज अगर गैर कानूनी तरीके से भी हासिल किए गए तो। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ को एक MNA के हलके के अंदर कम से कम 600 से 800 लोग ऐसे चाहिए होंगे इलेक्शन डे के ऊपर जो वोटों की गिनती के वक्त वहां पर मौजूद हो, हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर, पोलिंग बूथ के ऊपर, ताकि वहां पर वो उसकी शफाफियत को यकीनी बना सकें। लेकिन इन हालात में ऐसा मुमकिन नजर नहीं आ रहा। पीटीआई तो आपकी बात, आपका खदशा बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल, पीटीआई के एजेंट्स कितने होंगे और कितने नहीं होंगे ये पोलिंग डे के दिन ही पता चलेगा। जावेद हाशमी साहब, जो बल्ले का निशान अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फैसला आ गया है कि पीटीआई को नहीं दिया जाएगा, आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं बतौर एक सियासतदान जिसने कई बार इलेक्शन लड़े? ये निशान जो है क्या ये सियासी जमात के लिए होता है या लोगों के लिए होता है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप कैसे देखते हैं? मतीउल्लाह, आप 2 दिन सुप्रीम कोर्ट में बैठ के वहाँ की प्रोसीजर को सुनते रहे, देखते रहे 3 दिन। बार बार एक केस का जिक्र किया जाता था, जावेद हाशमी केस जी। वो उसके ऊपर भी ही बैंक कर रहा था अटॉर्नी जनरल भी, और
काजी ईसा साहब भी। वो क्या था जावेद हाशमी केस? वो ये था कि मैं यहाँ से हाई कोर्ट ने मेरे हक में फैसला कर दिया, इलेक्शन प्रोसेस ऑन था, उसकी वजह से मैं जीत रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने इख्तलाफी फैसला था, नसीम हसन शाह एक तरफ थे, दो अब्दुल अलीम चीफ जस्टिस थे, वो दूसरी तरफ थे। तो उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन जो है वो उसकी पावर्स सुप्रीम कोर्ट से भी बढ़ जाती है, इसलिए ये लाहौर पेशावर हाई कोर्ट को ये फैसला नहीं देना चाहिए था, और ना ही हमारी इस जुरिस्डिक्शन है कि हम इलेक्शन कमीशन के फैसले में मदाखलत करें। तो इस तरीके से उन्होंने फैसला दे के मुझे तो हरा दिया, लेकिन उसके ज़रिए से जब उन्होंने आज फैसला दिया है, उसकी वजह से पूरी कौम को एक भले की उससे महरूम करके एक पार्टी को पूरी तरह इलेक्शन से महरूम कर दिया गया है। अभी जैसे बातें हो रही हैं कि आप बल्ला जब नहीं है तो हर आदमी का क्लेम कर रहा है कि टिकट तो मुझे मिली हुई है। कंफ्यूज कर रहे हैं आप। एक बड़ी पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा लेने का इजाज़त नहीं दी गई, उसको डिनाई करके एक बल्ले को, ये सिर्फ बल्ला आवाम के लिए तो ज़रूरी था कि एक पहचान है उनकी, वो जाके पार्टी का निशान लेते हैं और फिर उसके ऊपर ठप्पा लगा के आते हैं। अब अगर जाएं वहाँ तो किसी का चिमटा है, किसी का कद्दू है, किसी का बैंगन है, तो उस तरीके से एक पार्टी के इलेक्शन में हिस्सा लेने को बैन कर दिया गया है, कालेदम कर दिया गया है। मगर हाशिम साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इतनी बुनियादी सी बात आपके ख्याल में समझ नहीं आई कि ये निशान कितना अहम है आम लोगों के लिए, वोटरों के लिए? देखिए, हमारी जो चीफ जस्टिस साहब ने, मैं खुद हैरान हो रहा था। देखिए, जब आपका जो कानून है उसका वसी समंदर है। अब उसमें वो एक पहलू ले लिया उन्होंने, जैसे एक नाली, उसको आप क्रॉस ही नहीं कर पा रहे, समंदर को आपने नज़रअंदाज कर दिया है। वो उन्होंने एक बहुत लिमिटेड व्यू था हमारे इस फैसले के ज़रिए। उन्होंने इस बात पे आज भी जैसे चीफ जस्टिस किसी को कह रहे थे कि रिलीफ लेना को हो तो हमारे पास आ जाते हैं, फिर तनकीद करते हैं। भाई, आप तो चीफ जस्टिस हैं, आपने तो फैसला करना है। अगर आप खुद पर्सनलाइज किस्म की बातें करेंगे तो वो कानून के अंदर तो दुनिया बहुत है, फैसले दे सकती है चीफ जस्टिस के अख्तियारात भी उनके पास हैं। लेकिन उनको ये है कि किस क्राइसिस ख़त्म करना हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं एज कानून साज भी, एक आइन के अंदर अमेंडमेंट का हक भी है। लेकिन अगर आप ये लिमिटेड तरीक़ा से अख्तियार करेंगे और फिर क्राइसिस ख़त्म करने के बजाय क्राइसिस पैदा करेंगे, तो यही क्राइसिस तो था जो नजरिया ज़रूरत में आया था जस्टिस मुनीर। बिल्कुल, अल्टीमेटली फिर लोगों को फील्ड मार्शल अयूब खान या जनरल याहिया या जनरल मुशर्रफ याद नहीं रहते, अल्टीमेटली फिर जस्टिस मुनीर याद रहता है, या फिर जस्टिस अनवारुल हक याद रहता है, या फिर जस्टिस इरशाद हसन खान याद रह जाता है। और अल्टीमेटली जिम्मेदारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट और उनके जजेस पे ही आती है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जावेद हाशमी साहब और माजिद निज़ामी साहब, आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इल्ज़ाम एक तहरीक इंसाफ पे लगा है कि पार्टी के अंदर इंतखाबात दुरुस्त तरीके से नहीं हुए, तो आप दोनों इस मामले में क्या कहेंगे कि बतौर PTI के लीडर और बतौर नून लीग के लीडर हाशमी साहब, आपका दोनों पार्टियों में तजर्बा क्या रहा कि वहाँ पर इंतखाबात होते कैसे और क्या ऐसे होने भी चाहिए या नहीं? एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमारे साथ माजिद निज़ामी और जावेद हाशमी मौजूद हैं। माजिद निज़ामी साहब, सियासी जमातों के अंदर इंतखाबात की जो रवायत रही है, जो प्रैक्टिस रही है, आज हम देख रहे हैं कि एक बड़ी सियासी जमात का इंतखाबी निशान इसलिए उनसे ले लिया गया कि उन्होंने कानून के मुताबिक और अपनी पार्टी के आइन के मुताबिक अपनी जमात के इंतखाबात नहीं कराए। क्या ये वजह बन सकती है किसी सियासी जमात से इंतखाबी निशान लेने की? और ये सियासी जमातों में जो दीगर सियासी जमातें, नून लीग हैं, पीपल्स पार्टी है, क्या उसके अंदर आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात होते हैं? मेरे ख्याल में ये एक ऐसा संजीदा मसला है जिस पर तमाम सियासी जमातों को असर नौ गौर व फिक्र करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, ANP, जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान, ये जितनी भी सियासी जमातें हैं, यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से इंतखाबात ऐसे ही होते हैं। हमारे सामने मुस्लिम लीग नून की हालिया मिसाल मौजूद है जिसमें उनके 5 मरकज़ी ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान की भी हालिया एक मिसाल मौजूद है कि जिसके अंदर वो और उनके सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। और इसी तरह हमारे पास तमाम सियासी जमातों की, तमाम बड़ी सियासी जमातों की मिसालें मौजूद हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो चेयरमैनशिप थी, सॉरी टू कट यू निज़ामी साहब जी, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पार्टी का जो नया चेयरमैन मुंतखब हुआ था, वो कौन सी वोट की पर्ची से बना था? आपको कुछ याद आ रहा है? जी, वो वोट की पर्ची नहीं थी। उसके अंदर एक नई इस्तिलाह सामने आई थी कि चूंकि मोहतरमा की वसीयत में कुछ हदायत मौजूद हैं, सो उनको पढ़ के सुनाया गया था और उसके बाद तमाम जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसने उनकी तौसीक कर दी थी। तो ये एक नई तर्ज का वाक़या था जो कि पहली दफ़ा हुआ था। और उसके बाद फिर चूंकि 2 पीपल्स पार्टीज़ हैं सरकारी तौर पर, तो दोनों जो है वो पीपल्स पार्टीज़ भुट्टो ख़ानदान और जरदारी साहब के पास हैं। सो वहाँ पर भी इलेक्शंस की यही रवायत है। सो इसलिए इन तमाम चीज़ों को जब सामने रखें, और तहरीक इंसाफ ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए उनका नतीजा भी कोई इतना खुशगवार नहीं हुआ। हमने देखा ग्रुप्स बन गए, धांधली के इल्ज़ामात लगे, जस्टिस वजीहुद्दीन और हामिद खान को पार्टी छोड़ना पड़ी। और इस तजर्बे के बाद तहरीक इंसाफ के अंदर भी इसी तरह के बिला मुकाबला वाले इंतखाबात की रवायत सामने आ गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का जो बुनियादी मसला है वो ये है कि उन्होंने इस कागजी कार्रवाई के अंदर भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और उन्होंने खुद एक जवाज़ फराहम किया कि उनके खिलाफ एक कार्रवाई हो। सो इसलिए इस चीज़ को जब सामने रखें, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था कि उसकी इतनी बड़ी सज़ा सुनाई गई। ठीक। जावेद हाशमी साहब, 2012 में तो आप भी PTI के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए थे। तो ये PTI और नून लीग के अंदर जो इंतखाबात होते हैं इंट्रा पार्टी, आपने तो इन दोनों का तजर्बा हासिल कर रखा है, तो कैसे आप कंपेयर करेंगे? मोतीउल्लाह, मैं अच्छा किया आपने मेरा नाम लिया कि मैं बिला मुकाबला, ये बात ऐसी नहीं है। हमारी पार्टी में इंतखाबात हो रहे थे, इमरान खान ने कहा कि 4 आदमी जो हैं इनको प्रोटेक्ट किया जाए, अलवी साहब, शामूद साहब, जावेद हाशमी और इमरान खान, कि इनको किसी तरीके से बिला मुकाबला मुंतखब करा दिया जाए। ये किसने कहा? मैंने, इमरान खान ने। तो मैंने इससे इत्तेफाक नहीं किया। मैंने कहा जी मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा, और मैं इलेक्शन लड़ा। मेरे मुकाबले पे ये उमर चीमा साहब जो गवर्नर बने थे बाद में, वो थे। अच्छा। बल्कि उन्होंने थोड़े से गैर जिम्मेदाराना बयानात मेरे खिलाफ दिए, तो पार्टी ने उनको इमरान खान ने कहा कि इसको निकाल दिया जाए। तो मैंने उस पर भी कहा कि भाई वो कैंडिडेट है मेरे मुकाबले पे, अगर वो गलत बयानी भी दे रहा है तो मैं उसको माफ़ करता हूँ। अच्छा अश्विन साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कर दी, क्लियर कर दिया रिकॉर्ड। ये बता दें
कि नवाज शरीफ और इमरान खान जब पार्टी के अंदर इंतखाबात होते थे तो क्या वो अपने मुखालिफ उम्मीदवार किसी को खड़ा होने देते थे? आप दोनों के बारे में अगर अपना तजर्बा बता दें, नवाज शरीफ और इमरान खान के बारे में। नहीं, दोनों के मुकाबले के पे किसी ने आके मरना होता है। मैंने नवाज शरीफ साहब को कहा कि आप थोड़ा सा किसी को खड़ा होने दें अपने मुकाबले पे, हार ही जाएगा, लेकिन कम अज़ कम ये तो होगा कि हमारे यहाँ जो है इंतखाबात तो हुए हैं ना। अच्छा, तो क्या बोले? बजाय फिर मैं कहाँ बैठा हूँ। जो बोले तो मैं कहाँ बैठा हूँ। हाँ। बात ये है, मेरी ये आदत रही है कि सब कुछ जितना समझा सकता था। अब इमरान खान साहब ने वो शामू साहब को बिला मुकाबला बनवाया, खुद भी बने, पार्टी के अंदर इंतखाबात मेरा हुआ सदारत का। ये मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी पार्टियां जो हैं कभी भी इंतखाबात नहीं कराती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पहली जमहूरियत का ऐलान के साथ आए थे, उन्होंने कभी भी इंतखाबात नहीं कराए थे 73 में 74 में। फिर उसका नतीजा क्या होता है कि फिर जब वो इक़्तिदार से हटा दिए जाते हैं फिर उनके साथ खड़ा भी कोई नहीं होता। इसी तरीके से अब भी जो इंतखाबात पार्टियों की बात कर रहे हैं कोई भी नहीं कराता। मैं नवाज शरीफ साहब, मैं मुस्लिम लीग में भी नायब सदर रहा हूँ, मकाम सदर रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा वहाँ के मुंतखब होने वाले लोगों को कौन जानता होगा। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ का भी मैं सदर रहा हूँ। बात यह है कि कोई इंतखाबात में बिलीव भी नहीं करता और कभी इलेक्शन कमीशन में पूछा ही नहीं था। ये सिर्फ एक इन्होंने एक पार्टी को टारगेट बनाने के लिए ये शुरू कर दिया। एक तो ये नहीं कराए हैं। ठीक, एक तो ये आपने जैसे कहा कि टारगेट बनाने के लिए, मगर दूसरी बात ये है हाशमी साहब कि अगर सियासी जमातों के अंदर के इंतखाबात सियासी जमातों के आइन के मुताबिक अगर नहीं भी हुए तो क्या इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मामले में इतना सख्त फैसला करना चाहिए? और क्या इससे सियासी जमातों के अंदर जो इंतखाबी अमल है उसमें भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं शुरू हो जाएगी, मुदाखलत नहीं शुरू हो जाएगी बैरूनी क़ुव्वतों की और गैर जमहूरी क़ुव्वतों की? अगर इसको हमने एक रेगुलेट करना शुरू कर दिया सियासी जमातों के अंदर के इंतखाबात को भी। देखिए, ये सियासी जमातों के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, इस पर तो मेरी मेरी जो ओपिनियन है यही है कि लाजमी होने चाहिए और उसको बाकायदा दिखा के पूरी कौम को, तो उससे पार्टियां तक़वियत पकड़ती जाती हैं। अगर आप जब नहीं कराते ना फिर फैमिलीज काबिज हो जाती हैं। मगर हाशमी साहब, क्या इलेक्शन कमीशन और अदालतों को ये अख्तियार देना चाहिए कि किसी पार्टी के अंदरूनी इंतखाबात के मामले पे वो सख्त फैसले दे सकें और पार्टी को ही इलेक्शन की दौड़ से आउट कर दें? क्या ये अख्तियार मिलना चाहिए अदालतों को या किसी भी कानून के तहत, और वो भी इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम था पहले दिन से उनको बार बार इलेक्शन के लिए मजबूर करते, कहते रहते, बुलाते। ये एक मौका देख के कि इन्होंने नहीं कराए हुए इंतखाबात और फिर लेकिन वो काफ़ी अरसे से वो माजर के साहब वो काफ़ी अरसे से इनको 2021 से कह तो रहे थे, लेकिन ख़ुद इलेक्शन कमीशन ने भी इसको इतना आगे लेकर गए मामला कि इलेक्शन तक ले आए और फिर इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले फ़ैसला दे दिया कि आपका निशान नहीं होगा। तो ख़ुद इलेक्शन कमीशन ने भी बज़ाहिर पूरी प्लानिंग के साथ जो है एक सियासी जमात पे फोकस करके ये मामला आगे तक बढ़ाया। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे हाशमी साहब, और ब्रेक के बाद हमारे साथ माजिद निज़ामी साहब भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और फिर ख़ुद जावेद हाशमी साहब के हल्के मुल्तान के हल्के के हवाले से जानना चाहेंगे कि वहाँ पे किस किस्म की सियासी खिचड़ी पक रही है और उस खिचड़ी को एंजॉय कौन करेगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। माजिद निज़ामी साहब, मुल्तान के हल्के की तरफ जाने से पहले मुख्तसरन सिर्फ आपकी राय जानना चाह रहा था कि क्या सियासी जमात के अंदर के जो इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस हैं
क्या इनके मामलात में अदालतों को या इलेक्शन कमीशन को इस हद तक जाना चाहिए कि उनको बतौर सज़ा उनके इंतखाबी निशान से ही महरूम कर दिया जाए? मेरे ख्याल में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस मामले के अंदर इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं वो बड़े वाज़े हैं, और मेरा ये इस हवाले से पहली दफ़ा इस तरह का कोई मामला पेश आया है। हमारे सामने ऐसी भी मिसाल मौजूद है कि इन्हीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुस्लिम लीग नून से कहा कि कम अज़ कम आप मजाक वाले ही पार्टी इलेक्शंस करवा लें ताकि कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो जाए, और उसके बाद वाकई मुस्लिम लीग नून ने मजाक वाले इलेक्शंस करवा लिए जिसमें 5 ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हुए और फाइल का पेट भर दिया गया। सो इसलिए मुझे लगता है कि ये बात दुरुस्त है कि इस मामले पर तमाम सियासी जमातों की तहकीकात करने की बजाय एक सियासी जमात को बाकायदा टारगेट किया गया, और चूँकि ये एक अदालती और कानूनी मामला है सो उसकी आड़ लेना या उसको उसके ज़रिए इस चीज़ को करना ज़्यादा आसान लगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि सियासी जमातों के अंदरूनी मामलात में इलेक्शन कमीशन को इस हद तक जाना चाहिए। जी जावेद हाशमी साहब, आपके हलके में क्या हो रहा है? कितने चांसेस हैं? आप भी इलेक्शन में माशाल्लाह से खड़े हो गए और हम उम्मीद ही कर सकते हैं या दुआ ही कर सकते हैं, मगर क्या सूरत हाल है? क्या आपके जो मुखालफिन हैं उनमें मलिक आमिर डोगर भी हैं PTI के और जहांगीर तरीन भी हैं आपके मद्दे मुकाबिल, तो आपका बड़ा मुखालिफ कौन है इस वक्त आपके हलके में? ये तो कहना मुश्किल होगा। इंतखाबात में तो हर उम्मीदवार समझता है कि मैं ही मजबूत तरीन हूँ और मैं ही जीतूँगा। अब मैं उनकी जो पोजीशन है वो खुद अपनी बता सकते हैं। इंतखाबात का अमल जो है ना, इसके अंदर कुछ प्रिडिक्ट करना ये मेरे ख्याल में खासा मुश्किल। अच्छा, आपके ख्याल में नून लीग का जो वोटर है हाशमी साहब, जो नून लीग का वोटर है उसे आपको वोट करना चाहिए या जहांगीर तरीन को वोट करना चाहिए? क्योंकि नून लीग का अपना उम्मीदवार तो कोई भी नहीं है, आप भी आज़ाद खड़े हैं। आपसे मैं अर्ज़ करूं, नहीं मैं मुस्लिम लीग का तो हूँ, तो मुस्लिम लीग नून का, लेकिन जैसे पहले डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी नहीं हुई, 14 निसार 6 दफ़ा MP आज़ाद खड़े होते थे हमेशा, तो वो ये मैंने भी डिसिप्लिन तो तोड़ नहीं रहा। मैं समझता हूँ कि जब यहाँ से टिकट मुस्लिम लीग ने नहीं दिया, मैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ, तो मुस्लिम लीग के जो वोटर्स हैं और सपोर्टर्स हैं वो मुझे साथ देंगे, मुझे ही इंशाल्लाह, ये मेरी तवक्को है। फिर तहरीक इंसाफ के भी जो है वो भी लोग जानते हैं कि मैंने असूली तौर पर उस वक्त भी इमरान खान को आप समझाया बताया, और आज भी मैं जो असूली तौर पर मेरी बात का फ़ायदा पहुंचता है वो उनका कैंडिडेट इमरान खान को वो फ़ायदा पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो एक कौमी सतह का गुफ्तगू करने का अंदाज़ है, जो मेरा बयानिया है, उस बयानिए पे पूरी तरीके इंसाफ जो है वो उसका फ़ायदा उठा रही है। मगर आमिर डोगर साहब क्या फ़ायदा उठा रहे हैं? आमिर डोगर साहब को तो मुश्किलात का सामना नहीं है 9 मई के बाद से, आपके जो मुखालिफ हैं, तो वो क्या फ़ायदा उठा रहे हैं? नहीं, 9 मई का उनका ये बात सही है कि उनका FIR में भी नाम है, उनका उनके ऊपर लोगों ने गवाहियाँ भी दिए हुए हैं, लेकिन ये तो फिर हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी अपनी मर्ज़ी है। अगर उनको उन्होंने इजाज़त दी है, असल में ये फिर आप जो बात फरमा रहे हैं ना, देखिए हमारे यहाँ बात यह है कि इमरान खान से जो साथ खड़ा हो उसको तो कोई माफ़ी नहीं है। जो इमरान खान के साथ खड़ा और अंदर से उनसे माफ़ी मांग ले तो फिर उनको माफ़ी मिल जाती है। और जो नवाज शरीफ के साथ खड़ा हो तो जो नवाज शरीफ के साथ खड़ा है उसको सारे गुनाह माफ। सुन ले 9 मई के
जिन्होंने सारे गुनाह माफ़ करा लिए। 9 मई इतना अब अहम नहीं रह गया, हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, जिसको चाहते हैं मिला लेते हैं। 9 मई से ज़्यादा उनको इमरान खान से जो उसके खिलाफ बयान नहीं देता उसको सजा दी जा रही है। 9 मई तो हमारे लिए तकदीस का मसला बन गया ना। हम तो कहते हैं कि ये ज़्यादा, लेकिन हाशमी साहब ये भी तो एक तारीखी हकीकत है ना कि आपके साथ भी बहुत कुछ हुआ, मगर आपने कोई 9 मई वाला वाक़या नहीं किया आपकी पार्टी ने, या जावेद हाशमी ने कभी कोई इस तरह के हमले तो नहीं किए जो कुछ 9 मई को हुआ। तो आपको फ़र्क नहीं लग रहा कि 9 मई को भी कुछ ज़्यादा ही हो गया था? देखिए बिल्कुल ज़्यादा हो गया था, लेकिन मुझे ये बताएं, हम सब कहते रहे हैं कि हम कोर कमांडर्स के घरों का गिराव करेंगे एज मुस्लिम लीग की, एज मौलाना फजल रहमान के फॉलोअर के। ये सारी पार्टियाँ कहती रही हैं, इन्होंने कहा GHQ का गिराव करेंगे, लेकिन कभी हुआ नहीं, पीछे नहीं। वो इतना आज ही आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है हाशमी साहब कि 8 फरवरी को आपको इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह है? देखिए मैं जानता हूँ, जो मैं समझता हूँ, जो मेरा ये 40 साल का अमली सियासत का हिस्सा है। वैसे तो मैं 60 साल से ही सियासत में हूँ। बात यह है कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने एक चीज़ के अंदर वो एक्सपर्ट है कि इंतखाबात को मुलतवी करना, उसको अवॉइड करना, उसके दूसरे रास्ते इख्तियार करना, कंपल्सन वो नहीं लेते। उनको कोई इंतखाबात अच्छे भी नहीं लगते। और अब उनको थोड़ा सा ये कोई रुकावटें थी वो दूर कर लिया उन्होंने अपनी पार्टी के फौज के अंदर से भी, बाहर में से भी। तो उनको वो आप इलेक्शन करा के वो ये इक़्तिदार का सिंहासन पेश करें मियां नवाज शरीफ को, क्यों करें? आसिफ ज़रदारी को पेश करें, क्यों करें? तो इसलिए वो इक्वली उनके पास अख्तियारात हैं कि इलेक्शन कराएं ना कराएं, दोनों सूरतों में कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट के पास है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला पत्थर पे लकीर के तौर पे दे दिए हैं 8 फरवरी के हवाले से। और आज की अहम खबर ये है कि चीफ जस्टिस के फैसले के बाद जो उस फैसले पे और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस पे जो ज़ाती तनकीद हुई थी, उस पर हुकूमत ने JIT भी बना लिया है। तो मामला यकीनन अब आगे बढ़ेगा और चीफ जस्टिस के लिए मज़ीद एक मुश्किल सूरत हाल भी होगी, क्योंकि अगर JIT बनती है और इसके बाद फिर कुछ कार्रवाइयाँ होती हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी मरकज़ निगाह रहेगी बहुत सारे सियासी तनाज़ात के हवाले से। और ख़ास तौर पे जब इलेक्शन सर पे हैं और सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है, तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा अपने इस फ़ैसले के बाद जिस किस्म की भी सूरत हाल का सामना करेंगे, उसमें इस सारी सियासी सूरत हाल का जो इल्ज़ाम है या जो ज़िम्मेदारी है वो हमारी अदलिया की तरफ ही जाएगी। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।